देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर अब गणित हुआ आसान के एक और एपिसोड के साथ जुड़ चुका है आपका दोस्त बसंत। और आज हम बात करेंगे ज्यामिति की। प्राचीन भारत में ज्यामिति के लिए रेखा चित्र या क्षेत्रमति का इस्तेमाल होता था। ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ है भूमि का मापन, लेकिन इस सीमित अर्थ से आगे चलकर ज्यामिति ने आज गणित के एक पूरे विषय का रूप ले लिया है। लेकिन भूमि के मापन के रूप में इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को देखना होगा। मिस्र में नील नदी में उफान आने पर बाढ़ आती थी, जिसमें किसानों के खेत डूब जाया करते थे। बाढ़ का पानी खेतों की परिसीमाओं को मिटा जाता था। इन परिसीमाओं को फिर से चिन्हित करने के लिए ही भूमि के मापन की आवश्यकता महसूस हुई। बाद में मिस्र वासियों ने मंदिरों और सड़कों के निर्माण और नहरों आदि को काटने में मापन की ज्यामिति विधि का सहारा लिया। लेकिन गणित के विषय के रूप में ज्यामिति के विकास का श्रेय आज महान वैज्ञानिक यूक्लिड को दिया जाता है। आज गणित के एक महत्वपूर्ण विषय यानी ज्यामिति पर और रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं IIT अलवर के गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील यादव और साथ में है कम्युनिटी स्टूडेंट। बच्चों, मैं आपके सामने डॉक्टर सुनील कुमार यादव IIT अलवर से। आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्यामिति पर। कृपया आप लोग अपना परिचय बताइए। मैं फनीश कुमार। मैं आनंद कुमार। मैं सुमित तिवारी। बच्चों, ज्यामिति पे आज हम इसके भूमिका पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम हम ज्यामिति की उत्पत्ति के बारे में कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो आप लोग बताइए ज्यामिति के बारे में क्या जानते हैं। सर, मुझे जहाँ तक पता है, ज्यामिति एक परिमाण किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अगर परिमाण निकालते हैं तो ज्यामिति के थ्रू ही करेंगे। आप बताइए। सर, मुझे जहाँ तक पता है ज्यामिति के बारे में, इसमें इसका उपयोग सर हम लोग करते हैं घरों के निर्माण वगैरह में। जहाँ तक मैंने सुना है सर कि घर के निर्माण वगैरह में ज्यामिति का उपयोग करते हैं, लेकिन पूरी तरह से मुझे नहीं पता है सर कि मतलब ये होता क्या है। आप बताइए। सर, मेरे अनुसार ज्यामिति मापने की क्रिया कहें उसे, या फिर उसे कोण की भी परिभाषा दे सकते हैं। मैंने तो ऐसा सुना है कि ज्यामिति बहुत बड़ी है और वो उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ज्यामिति की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है जियो और प्लस मेट्रॉन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट, मापना। तो इस तरह ज्यामिति का अर्थ हुआ पृथ्वी का मापना। सर, कुछ पूछना था। पूछिए। सर, ये मतलब इसकी उत्पत्ति ग्रीक में ही क्यों हुई थी? उन्होंने ही क्यों सोचा सर पहले? इसके विषय में ये, क्योंकि एक महान वैज्ञानिक यूक्लिड थे जो ग्रीक के रहने वाले थे। उन्होंने सर्वप्रथम ज्यामिति को ही अपने तर्क शक्ति के आधार पर सोचना शुरू किया था। सर्वप्रथम ज्यामिति के जो महान वैज्ञानिक यूक्लिड थे, जिसे फादर ऑफ ज्यामिति या ज्यामिति का पिता कहते हैं, सर्वप्रथम ग्रीक के में ही थे। उन्होंने सोचना स्टार्ट किया था। जी सर। सर, ये पृथ्वी के मापन का मतलब क्या हुआ? मतलब पृथ्वी का क्या मापन? पृथ्वी का मापन का अर्थ ये है कि पृथ्वी पर जो चीजें हैं, एक्चुअल में क्या है, पृथ्वी एक बहुत बड़ी चीजें हैं। तो पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं उनकी मापन ज्यामिति की दृष्टि से। जी सर। ज्यामिति की दृष्टि से जो मापने की प्रक्रिया है, दैट इज उसी को हम कहते हैं पृथ्वी का मापन। मतलब पृथ्वी पे जो भी चीज मौजूद है। जी सर। सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। सर, ये ज्यामिति कब आविष्कार की गई थी? कब इसे लागू किया गया? ज्यामिति की उत्पत्ति महान वैज्ञानिक यूक्लिड के अनुसार 300 ईसा पूर्व में हो चुकी थी। उन्हीं के साथ एक महान वैज्ञानिक और भी थे, जिसे रेने देकार्ते कहा गया था, जिन्होंने उनकी विशेष अध्ययन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पर। किंतु ज्यामिति का फादर यूक्लिड को इसलिए कहा गया क्योंकि ज्यामिति जो यूक्लिड थे सर्वप्रथम
सोचना स्टार्ट किए थे। बाद में रेने देकार्ते आए जो ज्यामिति को निर्देशांक के माध्यम से उन्होंने दिखाया। इस तरह हम कह सकते हैं कि ज्यामिति गणित की वो शाखा है जो अनेक प्रकार की आकृतियों एवं गुणों की संरचना की व्याख्या करता है। सर एक चीज और मुझे पूछनी। हाँ पूछिए। जो इसका आविष्कार 300 ईसा पूर्व हुआ था, सर ये ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? ईसा पूर्व का मतलब ये हुआ आपका कि जैसे हम इस समय जो हम चल रहे हैं कि 2040 का मतलब हमने से 2014 की बात चले, पहले जो हमारी ईयर की गणना ईसा में चल रही थी, तो इस समय जो यूक्लिड ने अपनी जो ईयर की मापन पैमाना बना रखी थी ईसा पूर्व मतलब बहुत पीछे 300 ईसा पूर्व पीछे की बात है ये। जी सर। सर या हम सब ये कह सकते हैं कि ज्यामिति हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल ठीक बात है। ज्यामिति हमारे दैनिक लाइफ में हर पल हर टाइम बहुत ही योगदान करता है। आप आगे इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे हम लोग। ज्यामिति का एक दूसरा और भी नाम है, कहते हैं कि ज्यामिति ठीक मापन के अभाव में ज्यामिति को सैद्धांतिक ज्यामिति भी कहते हैं। अब ठीक मापन का अभाव का अर्थ क्या है आप लोग बताइए। सर जहाँ तक मुझे लग रहा है सर कि इसे ये कह सकते हैं हम कि सही मापन, किसी चीज को सही तरीके से उसे मतलब सही तरीके से उसे मापने को ही ठीक मापन कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि किसी भी चीज को नापने, सटीक तरीके से नापने को परिभाषित किया जा सकता है ज्यामिति से। आप बताइए। जी सर, मैं दोस्त फनीस के बातों से सहमत हूँ, मुझे भी यही लगता है सर। ठीक एकदम सटीक तरीके से नापा जा सकता है तो क्यों न इसे मेजरमेंट ज्यामिति कही गई, क्यों सैद्धांतिक ज्यामिति कहा गया। आपने जो यहाँ लिखा है कि ठीक मापन के अभाव में, तो इसमें ठीक मेजरमेंट वर्ड आना नहीं चाहिए, ठीक मेजरमेंट शब्द आना नहीं चाहिए। अगर ठीक से मेजरमेंट हुआ तो सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। जी सर। सर मैंने तो ये भी अपने स्कूल में सुना है या शिक्षक गणों ने बताया कि जो ज्यामिति है वो कई सिद्धांतों पे काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सटीक तरीके से मापने की वह प्रक्रिया जिसमें इन सिद्धांतों का लागू होना जरूरी है, उसे हम ज्यामिति कहेंगे। आप बताइए। सर एक ये भी बोला जा सकता है कि हम इसमें सर हमेशा एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, कुछ जैसे अंदाजा कि ऐसा होगा, तो एक अप्रोक्सीमेशन होता है, उसी के आधार पे हम उस चीज को मेजर करते हैं, या तो हमें कुछ पता नहीं होता एक्यूरेटली। मेरे हिसाब से पहली बात ये है कि ज्यामिति में अप्रोक्सीमेशन शब्द आना ही नहीं है, क्योंकि ठीक मेजरमेंट ज्यामिति करती है, ज्यामिति का ठीक मेजरमेंट होता है। अब जो यहाँ पे लिखा गया है कि ठीक मेजरमेंट या ठीक मापन के अभाव में, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ये बहुत ही हाई लेवल की चीज है जो शोध कार्यों में आज उपयुक्त किए जा रहे हैं। अभी तक जो क्या लो लेवल पे या लोअर क्लासेस में या निचली कक्षा में जो ज्यामिति पढ़ाई जाती है, ठीक कोणों के आधार पे या त्रिभुजों के आधार पे हम उसका जो भी लंबाई चौड़ाई या आयत का निकाल सकते हैं। किंतु आगे जो इसके शोध कार्य हो रही, ये ज्यामिति कई वर्गों में बढ़ चुकी हुई है, कई वर्गों में बांटी जा चुकी है, जिसे आप खुद जानते होंगे या नहीं कि जिसे कहते हैं प्लेन ज्योमेट्री। एक सॉलिड ज्योमेट्री होता है, एक आपके पास प्लेन ज्योमेट्री, समतल ज्योमेट्री, और एक होती है सॉलिड ज्योमेट्री। कुछ महान गणितज्ञों ने और भी दिया था जिसे कहते हैं रीमानियन ज्योमेट्री। तो वहाँ पे जो शोध कार्य चल रहे हैं, वहाँ पे क्या ये त्रिभुज या आपके पास कोण या ये चीजें, ये बहुत लोअर क्लास की चीज हो चुकी है। और ज्यामिति आज जो की ज्यामिति जो चल रही है, बहुत ही ऊंचे क्लास की ज्यामिति चल, जिसमें हम लोग खुद हमने काम शोध कार्य किया हुआ है अपने पीएचडी के दौरान। तो उसमें क्या होता है, कोई भी रिजल्ट जो ज्यामिति को हम बेसिक मान के चलते हैं, कोई भी रिजल्ट को हम बेसिक मान के चलते और उसी के आधार पर हम नए रिजल्ट को दिखाते हैं और उसे प्रूव करके भी दिखाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हम ना कोई कैलकुलेशन या कोई गणना नहीं करते हैं। आप नाम सुने होंगे परमे, कुछ ऐसे भी परमे आते हैं जो वहाँ पे उस परमे को प्रूव करने या सिद्ध करने में हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ शब्दों में ही वो प्रूफ हो जाता है। जो अलजेब्रा बीज गणित में पढ़ाई जाती है, अलजेब्रा मतलब शब्दों में ही थ्योरम या प्रमेय वो प्रूव कर दिया जाता है, सिद्ध कर दिया जाता है। तो ऐसी ज्यामिति को ही हम कहते हैं कि सैद्धांतिक ज्यामिति है। जी सर। अच्छा सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ज्यामिति का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, तो सर दैनिक जीवन में कहाँ सर? हमने तो कभी, हम तो सर हमेशा हम लोग भी दैनिक जीवन जीते हैं, और पर कहाँ यूज कहाँ होता है सर, हमें पता नहीं चल रहा, पर आपने बोला तो सर आप हमें बताइए। नहीं, दैनिक जीवन हम ये कह सकते हैं कि ज्यामिति के बिना हमारी लाइफ बिल्कुल संभव नहीं है। जी।
आप अपने रियल लाइफ या दैनिक लाइफ में सोते जागते उठते बैठे जो भी चीज देखेंगे वो ज्यामिति की ही चीजें हैं। आप कोई सा उदाहरण ले लें, आप जिस जगह बैठे हुए वो भी एक ज्यामिति की है। जैसे आप ये टेबल ले लें, तो ये टेबल ही आपके पास क्या है, एक समतल है जी सर, जो ज्यामिति को बता रहा है। जी सर। आप ये माइक को ले लें, देखिए माइक भी एक एंगल पे ही टिका हुआ है, ये भी ज्यामिति का ही है। हम ये नहीं कह सकते आज के दौर में ज्यामिति का उपयोग इतने तरीके से किया जा रहा है कि आप जो भी देख रहे हैं कि आज के युग में जो भी बिल्डिंगें बन रही हैं वो बेसिकली ज्यामिति के ही तरीके पे बनाई जा रही हैं, ताकि उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन साथ में उसका सुंदरता बढ़ाया जाए और उसकी बनावट, ताकि हम कम स्पेस में अधिक से अधिक हम रूमों या कमरे को एडजस्ट कर सकें। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ज्यामिति 300 ईसा पूर्व में ग्रीक के महान वैज्ञानिक यूक्लिड ने ही ज्यामिति का खोज किया था, जिसे हम आज ज्यामिति का फादर या पिता मानते हैं। यूक्लिड ने ही सर्वप्रथम सिद्ध किए गए परिणामों के आधार पर, कहने का मतलब यूक्लिड से पहले जो उसके पास कहते हैं कि पहले के जो कुछ साबूत बचे हुए थे, क्योंकि कोई काम स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ भूमिका होती है कि हम इसको बेस मान के हम काम को स्टार्ट करें। तो यूक्लिड से पहले जो उनके पास कुछ बचे हुए थे ज्यामिति के बारे में, यूक्लिड ने उन्हीं को बेस माना और उन्हीं के बेस को सारी आकृतियों को तर्क सत्य के आधार पर प्रूव करने की कोशिश किया था। जो भी वो काम किया आपने, वो तर्क सत्य के आधार पर प्रूव किया। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूक्लिड ने जो अपनी जानकारियाँ हम लोग के बीच रखी है, जिसे हम ज्यामिति अभी पढ़ रहे हैं, क्या इसमें आगे नई शोध हो पाएंगी, और हो पाएंगी तो कैसे? नहीं, बिल्कुल नई शोध हो पाएंगी। बिल्कुल, आपको भी पता है कि इस विश्व में कोई चीज कंप्लीट नहीं है। जी सर। कुछ ना कुछ उसमें अधूरापन है जो उसका खोज किया जा सकता है। अब खोज करने के लिए बहुत सी ऐसी संस्थाएं भी बनाई गई, रिसर्च काम भी चल रहा है, उसमें शोध किया जा सकता है। अब शोध करने से पहले आपको ऐसे लोगों की मतलब मानसिकता होनी चाहिए, मतलब जज्बा होना चाहिए कि शोध करने के लिए। आजकल के क्या है, जो शोध कार्य कर रहे हैं कुछ नहीं, बस उनको पहले की जो भी उनके पास रिजल्ट या जो भी उनके पास परिणाम मौजूद है उसी को लोग के आगे काम कर देते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि ज्यामिति जो अपने आप में है वो एक पूरी चीज है, अभी भी वो अधूरी है, कहीं ना कहीं उसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सर हम तो ये भी कह सकते हैं कि ज्यामिति अनंत है। अनंत है बिल्कुल, क्योंकि ज्यामिति की कोई लिमिट ही नहीं है। सर एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही। बताइए। मैं ये सोच रहा हूँ कि सर शोध होती है हर चीज में, तो सर गणित जो हम बनाते हैं हमेशा यूज करते हैं सर जनरल लाइफ में, जोड़ घटाओ, सर इसमें क्या शोध करना है? ये तो सर मुझे तो लगता है ये पूरी तरह से बनी बनाई चीज है सर, इसमें शोध की आवश्यकता क्या है सर? और ज्यामिति में सर, क्योंकि सर हमें आप अभी जितना बता रहे हैं सर हमें, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये काफी है और जितना है सर हो चुका है सर, इसमें शोध की आवश्यकता क्यों पड़ेगी सर? नहीं, आपकी जो कह रहे हैं कि जो चीज हो चुका मतलब जितना चीज शोध हो चुका है ये बहुत है, ये गलत बात है। क्योंकि अभी भी ज्यामिति के अंदर ऐसी चीजें हैं जो हमारे शोधकर्ता ने पता नहीं लगा पाया। अगर यही मान लिया जाए कि सारे चीज को शोध हो चुका है तो आगे ये सारा शोध कार्य बंद हो जाएगा, हम कुछ आगे सोच ही नहीं सकते। हम यही सोचेंगे सारा कुछ हो चुका है, किंतु ऐसे चीजें हैं जो हमारे रिसर्चरों या हमारे शोध छात्रों को अभी नहीं पता है और लगे हुए हैं इस कार्य में। आप ये कहना चाहते हैं कि जो हम अभी पढ़ते हैं, जो भी हमने अभी पढ़ चुका है, वो अभी अधूरा है, उसमें कुछ अधूरापन है? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग लोअर क्लास में पढ़ रहे हैं वो अधूरी चीज नहीं है, मतलब वो चीज बेस है, उसी को बेस मान के आगे बढ़ा जा सकता है। और हमारे शोध पाठ या शोध रिसर्चर आगे बढ़ भी रहे हैं, जो अभी कई वर्षों के बाद वो चीज हमारे सिलेबस में मेंशन होगी। आखिर जो हम लोग आज कोण त्रिभुज पढ़ते हैं, आखिर किसी ने ये शोध काम किया ही होगा जो आगे हमारे सिलेबस में आया है। जी सर। तो वो भी चीज एक ना एक दिन वो सिलेबस में आएगा जो हमारे शोध छात्र आज लगे हुए हैं इस कार्य पे। जी सर। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। बताइए। अगर सर मैं कोई ऐसा चीज ज्यामिति में खोज करूं या फिर कोई हमारे शोधकर्ता जो कि सर खोज करते हैं और आप वो एक तरफ बोल रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये यूक्लिड ने कुछ अपने आधार दिए हैं, उन्हीं के आधार पर हम ये सब देखते हैं, अगर वो सर उन आधार को ही अगर गलत साबित करते हैं तो इसे सर कौन साबित करेगा कि हाँ ये गलत है या सही है?
नहीं, अगर आप अपने अंदर ये क्षमता रखते हैं, ये जज्बा रखते हैं कि यूक्लिड के दिए गए परिणामों या दिए गए रिजल्टों को हम गलत सिद्ध कर सकते हैं जी, तो ये बहुत बेहतर या बहुत अच्छी बातें हैं। आपको सिद्ध या किसी भी चीज को गलत साबित करने से पहले उसके लिए कई उदाहरण आपको देना पड़ेगा। हर सिचुएशन या हर कंडीशन में वो आपका उदाहरण सत्य होना चाहिए। जी सर। जैसे हम ये बात कहें, अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात कहें तो जो कि एक समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप कोई ऐसी शोध काम करें कि ऐसा कोई समकोण त्रिभुज आपके सामने आए जहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय असफल हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि अभी भी पाइथागोरस प्रमेय में कुछ सुधार किया जा सकता है। किंतु ये बात आपको सिद्ध या प्रूव करने के लिए आपको बहुत से उदाहरण आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी चुनौती को गलत साबित करने जा रहे हैं। जी सर, हम लोग इस चीज के बारे में सर कब शोध कर सकते हैं सर? ये कितने मतलब हम आज से भी हम भी शोध कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, एक शोध का जो लेवल बनाया गया है, हमारी यूजीसी ने जो बनाई है, यूजीसी ग्रांट कमीशन बनाई है, वो परम स्नातक के बाद बनाई है। जो बेसिक बनाई, इसकी क्राइटेरिया जो रखी गई है परम स्नातक, मतलब जैसे अगर आप बीए करते हैं, एमए करें। जी सर। आर्ट साइंस के बच्चों के लिए, अगर वो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं तो बीएससी करें, एमएससी करें, मास्टर ऑफ साइंस। फिर मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद आप शोध के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं। जी सर। क्योंकि मास्टर ऑफ साइंस के बाद ही आप शोध के लिए एप्लीकेबल होंगे, और साथ में आपकी जो मास्टर ऑफ साइंस जिसे कहते हैं वो एक पर्टिकुलर विषय पे चलती है। आपको भी पता होगा कि एक पर्टिकुलर विषय, जैसे अगर कोई बच्चा हिंदी से कर रहा है तो मास्टर ऑफ साइंस वो हिंदी से ही करेगा। अगर कोई इतिहास से कर रहा है तो इतिहास से करेगा। अगर कोई गणित से कर रहा है तो उसे केवल स्नातक या परम स्नातक में उसे केवल गणित ही पढ़नी है, गणित के अलावा और उसे कुछ नहीं पढ़नी है। तो वहाँ पे परम स्नातक एक ऐसे स्टेज हो जाता है। उसके बाद क्या होती है, ये क्लास या कक्षा की पढ़ाई खत्म हो जाती है। जो हमारी क्लास या कक्षा की पढ़ाई चलती है वो केवल परम स्नातक या एमएससी या एमए लेवल तक ही चलती। उसके बाद आपको खुद सोचना रहता है कि हम क्या करें, क्योंकि उसके बाद आप पूर्ण रूप से पढ़ चुके होते हैं। उसके आगे कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि उसके बाद अभी रिसर्च काम शुरू होना है। आप अब क्या करेंगे आगे, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड, आपकी भूमिका बना दी गई है। अब इस फील्ड में आप आगे क्या करने हैं, जी सर, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। और जहाँ तक बात है पीएचडी या शोध कार्य करने के लिए, तो हमारी यूजीसी ग्रांट कमीशन ने 2 तरीके से शोध कार्य कराती है। पहला ये तो कि एक तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपना रिटन टेस्ट लेती है, पीएचडी करने के लिए रिटन टेस्ट लेती है। अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो शोध के लिए एप्लीकेबल मानी जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आज जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, वो उसकी परीक्षा कराती है। अगर आप उसको क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आप कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। जी सर। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके अनुसार मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज्यामिति 3 प्रकार के होते हैं, समतल ज्यामिति और सर, और आपने 2 और नाम बताए थे, ठोस ज्यामिति, ठोस ज्यामिति, यूक्लिडियन ज्योमेट्री और यूक्लिडियन ज्यामिति। सर क्या आप मतलब इसके बारे में मतलब मुझे कुछ बता सकते हैं? हाँ, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये मेरे कहने का मतलब नहीं है कि ज्योमेट्री 3 ही है, क्योंकि यूक्लिड के बाद जितने भी गणितज्ञ आए, जितने भी महान वैज्ञानिक आए मैथ में, जो चीज उन्होंने नया किया वो अपने नाम पे रखते चले गए। जी, जो कुछ भी उन्होंने नया किया वो अपने नाम पे ही रखते चले गए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बेसिकली ज्योमेट्री हमारी 3 ही प्रकार की होती है। जी सर। क्योंकि आगे हायर कक्षाओं में ज्यामिति बहुत ही ब्रॉड लेवल की है, क्योंकि ज्यामिति एक रीमान ज्योमेट्री होती है, एक आती है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, एक रियल ज्योमेट्री भी आ जा सकती। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ज्योमेट्री हमारी प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री होती है। बेसिकली तो प्लेन ही ज्योमेट्री है कि प्लेन और ज्योमेट्री। अब उसी में कई पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गणितज्ञ आए कुछ अपना नए काम किए हुए अपने नाम पे रखते चले गए। तो महान वैज्ञानिक जो यूक्लिड थे और रेने देकार्ते साहब थे, वो भी एक महान गणितज्ञ थे जो ज्यामिति के। उन्होंने अपने किए गए पिछले कार्यों के आधार पर कुछ कॉन्क्लूजन या कुछ मुख्य बिंदु निकाला कि ज्यामिति के कौन कौन से मुख्य बिंदु होने चाहिए। तो उनके सामने निकल के आया कि ज्यामिति के मुख्य 3 बिंदु हैं, जो बेसिक शब्द हैं। पहला शब्द आया कि बिंदु, दूसरा शब्द आया आपके पास रेखा, जिसे लाइन कहते हैं, और तीसरा शब्द आया जिसे समतल या प्लेन कहते हैं।
ये 3 शब्द उनके सामने आया। उन्होंने कहा कि ये 3 शब्द ज्यामिति के सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। विदाउट मतलब इन 3 शब्दों के बिना ज्यामिति अधूरी है। इन्होंने इसलिए कहा कि ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो किसी भी शब्द से ऐसे नहीं हुए जो तीनों शब्द को डिफाइन या परिभाषित कर दे, जबकि ये तीनों शब्द किसी अन्य आकृति को परिभाषित करने के लिए सक्षम हैं। इसलिए यूक्लिड ने कहा कि ये तीनों शब्द ज्यामिति की रीढ़ मानी जाती है, जिसे कहते हैं ज्यामिति की रीढ़। जी। तो आप कोई बताए कि इस बिंदु या पॉइंट का मतलब क्या है, आप बताइए। सर बिंदु मतलब एक छोटा सा पॉइंट, मतलब जिसका व्यास नहीं हो। अब बताइए। मेरे हिसाब से सर बिंदु उसे कहते हैं जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई भी हो। अब बताइए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिंदु अर्थात पॉइंट कोई भी ऐसी चीज है जो छोटी सी चीज को दर्शा सकती है। पता नहीं सर, आप ही बता दीजिए सर, हमें नहीं पता। ठीक है, देखिए जो भी बताएं ठीक है कि इससे पहले हम लोग भी नहीं विचार करते थे कि एक्चुअल में बिंदु या पॉइंट क्या चीज है, किंतु जो यूक्लिड साहब या महान वैज्ञानिक जो यूक्लिड थे, उन्होंने जो बिंदु का डेफिनेशन या परिभाषित किया, उन्होंने कहा कि बिंदु या पॉइंट एक ऐसा मतलब मौलिक कण है या मौलिक पॉइंट या शब्द है ज्यामिति का, जिसकी ना कोई आकार है और ना कोई इसकी बीमा है। ना कोई आकार है ना उसकी कोई बीमा है। ये केवल पोजीशन या स्थिति को बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है। जी सर। ये केवल ऑब्जेक्ट को बताता है कि वो कहाँ है। इसकी ना कोई बीमा है ना कोई आकार। जस्ट लाइक ए पॉइंट, जैसे हम प्लेन पेपर पर अगर पेन का डॉट रखते हैं एक पॉइंट बनता है, तो हम कह लें कि वो पॉइंट बनता है, अगर कस के दबाएं तो भी उसकी कोई आकार बन जाएगा। किंतु यूक्लिड साहब ने कहा कि पॉइंट ऐसी चीज है जिसकी ना कोई आकार है ना कोई बीमा। हम कितना भी छोटा अगर पॉइंट लगाना चाहें तो उसकी बीमा या कोई इसका आकार बन जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि पॉइंट ऐसी चीज है जिसका ना कोई आकार ना बीमा, केवल ये ऑब्जेक्ट या की स्थिति को बताता है। जी सर। रियल लाइफ में कोई ऐसी एग्जाम्पल आप लोग बताइए जिसे हम पॉइंट मान के चले। एक्चुअल में वो पॉइंट नहीं होगा, किंतु अपनी डेली लाइफ में कहते हैं कि ये पॉइंट है। आप बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था सर, बीमा का मतलब क्या होता है सर? बीमा का मतलब ये होता है जिसे कहते हैं यूनिट जिसकी इकाई या डायमेंशन। डायमेंशन का सेंस ये आ गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। किसी चीज को अगर डायमेंशन का बेसिक डेफिनेशन या परिभाषा ये होता है किसी चीज को या स्पेस में किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए हमें कितने चीजों की आवश्यकता पड़ती है, दैट इज द उसी का वो डायमेंशन या बीमा कहलाता है। तो आप रियल लाइफ में कोई पॉइंट का कोई ऐसा उदाहरण बताइए जो आपके सामने आया। एक्चुअल में वो पॉइंट नहीं होगा, किंतु हम इसे पॉइंट मान के चलते हैं कि ये पॉइंट है, बिकॉज क्योंकि ज्योमेट्री के अनुसार पॉइंट ऐसी चीज है जिसकी बीमा आना होनी चाहिए। सर हमारा जो पृथ्वी है तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, ग्लोब पे उसे देखते हैं, तो ग्लोब पे इक्वेटर की एक लाइन होती है, तो एक पॉइंट हम लोग मानते हैं। उत्तरी कोण, दक्षिणी कोण, हमने पृथ्वी पे इसे निशान बना कर रखा है कि ये एक पॉइंट है, ये एक बिंदु है। बिल्कुल सही बात है सर, तो ये हम इन दोनों को बिंदु के रूप में ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए। क्या सर हम जब गणित पढ़ते हैं तो उसमें सर हम सांख्यिकी में ग्राफ पेपर का यूज करते हैं, तो वहाँ पर सर हम अगर कोई अंक हो, जैसे अगर 4 और 5 हमारे आ रहे हैं, एक अक्ष पर हम 4 दिखाते हैं और वाई अक्ष पर अगर हम 5 दिखाते हैं, तो उसे दर्शाने के लिए भी सर हमें सर ने बताया है कि आप एक बिंदु लगा दें वहाँ पेंसिल से कि इस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं, और उसे हम सर बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। तो मतलब उसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक पॉइंट है या बिंदु है। आप बताइए। सर मैं सर दोस्त फनीस और आनंद दोनों की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, मुझे भी यही लगता है सर। देखिए जो पॉइंट का अर्थ है, पॉइंट को कभी कभी हम कहते हैं सेंटर, केंद्र भी कहते हैं जी। तो अगर हम रियल लाइफ में कहें कि जैसे एग्जांपल है, पॉइंट का एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का भी एक सेंटर है, एक केंद्र है। जी सर। पृथ्वी का ही एक सेंटर है, केंद्र है। जी सर। और रियल लाइफ में सबसे इजी सा एग्जांपल या इजी सा उदाहरण अगर ले लें, अगर किसी का हम नींबू को काटें, जी सर। अगर नींबू को हम आधा पार्ट करें तो आपको क्या मिलेगा? वैसे तो नींबू आधे पार्ट में बढ़ जाएगा, जिसे कहते हैं हेमी सर्किल, ठीक है, या हेमी स्फीयर बोलते हैं।
तो हेमिस्फीयर बनेगा, किंतु जो ऊपर का पार्ट होगा, ऊपर की बात कर रहे हैं ना, पूरे पोर्शन की बात करें तो पूरे ऊपर का जो पार्ट होगा वो एक सर्किल टाइप दिखेगा। जी सर। और आपकी कई रेशें भी दिखेंगी, रेशें इधर से उधर से, तो उस रेशे का जो सेंटर है दैट इज वो भी एक पॉइंट है हमारे लिए। हेमिस्फीयर मतलब सर? नहीं, हेमिस्फीयर का सेंस ये होता है कि जब कोई स्फीयर का सेंस, अगर कोई बॉल हो, बॉल को अगर उसके सेंटर से काटे, बॉल को अगर काटने के कई तरीके हैं जी, स्फीयर या बॉल को काटने के कई तरीके हैं आप काटे, जब उस बॉल को उसके सेंटर से अगर काटेंगे तो पूरे दो भागों में बटेगा, तो प्रत्येक भाग को कहते हैं वो हेमिस्फीयर। जी सर। सर उस अनुसार से तो अगर हमारे सर जो भी चीज हमारे सामने, जो भी वस्तु दिखाई देती है, उन सब में कोई न कोई एक बिंदु होता होगा। हाँ बिल्कुल सही है। आप कह लें कि आपने कभी देखा होगा कि घरों में जब इलेक्ट्रिक या वायरिंग किया जाता है तो कई पॉइंट लगाए जाते हैं, यहाँ पे बल्ब लगना है, यहाँ पे स्विच लगना है। तो जो कारीगर या मैकेनिक्स होता है, जो कारीगर जो वायरिंग फिटिंग करने वाला होता है, वो नहीं बोलता, वो कहता है पॉइंट ही बोलता है कि इस पॉइंट में हमें ये चीज लगाना है। एक्चुअल में क्या है, वो चीज उस चीज को वहाँ लगाने की लोकेशन बताता है कि ये चीज वहाँ इस पॉइंट पे लगेगी। तो उस सेंस में हम कह लें कि वो चीज उसके लिए क्या है, पॉइंट का काम कर रहा है। जी सर। सर मैं एक और बात पूछना चाहूंगा। हाँ बताइए। जैसे मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि ये जो सौर मंडल है, जो हमारी सौर मंडल है, तो उस सौर मंडल में हमने सूर्य को भी एक बिंदु माना है कि ये सौर की पूरी परिवार है, सौर मंडल है, पूरी परिवार है उससे। तो ये कहना सत्य है? नहीं, बिल्कुल सत्य है। अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें जी, अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में हम, अगर मैं अपने की बात करूं तो पूरे ब्रह्मांड के सेंस में हम एक बहुत छोटी चीज होंगे, जस्ट लाइक ए पॉइंट की तरह ही मानते हैं। कहते हैं ना कि पूरे यूनिवर्सल सेट या कुछ ब्रह्मांड से बड़ा कोई ब्रह्मांड नहीं है, कोई सेट नहीं है। तो अगर उस सेट में हम बिलोंग कर रहे हैं और उस सेट में कोई एलिमेंट या कोई चीज नहीं है, तो हम उसके लिए एक पॉइंट के तरह ट्रीट होंगे। जैसे कोई चीज, अगर कोई रॉकेट या कोई हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है तो जब तक वो पास रहता है काफी बड़ा दिखता है, जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है तो एक पॉइंट की तरह प्रतीत होने लगता है। तो वो उसके लिए वो पॉइंट की तरह ट्रीट हुआ। तो सर सौर मंडल में जो सूर्य है वो एक बिंदु है, केंद्र है। जी सर। इस तरह हम कह सकते हैं कि ज्यामिति को अगर दूसरे शब्दों में परिभाषित करें तो ज्यामिति आकृति एवं संरचनाओं के आधार पर यूक्लिड ने दो भागों में मुख्य रूप से बांट दिया था, जिसे कहा था कि समतल ज्योमेट्री, जिसे हम प्लेन ज्योमेट्री कहते हैं। जी सर। दूसरा आया था ठोस ज्यामिति, जिसे हम सॉलिड ज्योमेट्री कहते हैं। अब सवाल ये है कि समतल ज्योमेट्री में कौन सी चीजें आती हैं और ठोस ज्योमेट्री में कौन सी चीजें आती हैं। तो समतल ज्यामिति के ऐसे वस्तु या ऐसे ऑब्जेक्ट आता है जिसका आकार चपटा हो। समतल ज्योमेट्री के अंतर्गत ऐसी चीजें आती हैं जिसका आकार चपटा हो, अर्थात ये मैं कह लें कि जिसे हम एक कागज के टुकड़े पे प्लॉट कर सकें। जी, कागज के टुकड़े पे प्लॉट कर सकते। तो ऐसे कितने रियल लाइफ में एग्जाम्पल हैं जिसे आप एक कागज के टुकड़े पे प्लॉट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय आकृति ऐसे हैं जिसे आप कागज के टुकड़े पे प्लॉट कर सकते हैं। किसी एक आकृति का नाम बताइए। त्रिभुज, चतुर्भुज। और बताइए सर बहुभुज, बहुत भुजाओं वाली जो आकृति होती है। और बताइए। वृत्त, रेखा, लाइन, ये सब सारी जो चीजें हैं वो प्लेन ज्योमेट्री के अंतर्गत आती हैं। जी सर। अब इसका दूसरा पार्ट जिसे ठोस ज्योमेट्री या सॉलिड ज्योमेट्री कहते हैं, ऐसे आकृति आते हैं जिसकी बीमा 3 होती है, जिसकी डायमेंशन 3 होती है, जिसका डायमेंशन 3 होनी चाहिए। ये ऐसे आकृति जिसकी डायमेंशन 3 हो या 3 से अधिक, ये सारे चीज ठोस ज्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं। तो कोई एक ठोस ज्योमेट्री की नाम बताइए। घन। और बताइए। घनाभ सर। और बताइए। हमें तो इतना ही पता था सर, अब आप बता दीजिए सर। स्फीयर हुआ आपके सामने, सिलेंडर हुआ, प्रिज्म हुआ, बहुत से ऐसे चीजें हैं कि जो इसकी डायमेंशन 3 या 3 से अधिक हो गए तो उसे ठोस ज्योमेट्री के अंतर्गत रखा जा सकता है। सर बेलन भी ठोसी ज्योमेट्री में आएगी। हाँ, बेलन ही सिलेंडर है इसमें, वे भी ठोस ज्योमेट्री के अंतर्गत आई। अब हम ज्यामिति के कुछ दैनिक लाइफ में कुछ हम उपयोगिता के बारे पे विचार कर रहे हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर जी सर
के क्षेत्र में ज्यामिति किस तरह हमारे जीवन को योगदान कर रही है। आप कभी भी शहरों में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी पुलें बनाई जाती हैं। जी जी। ये सारी चीजें या बहुत बड़े बड़े टावर को खड़ा किया जाता है, तो उसका ये नहीं होता है कि हम अपने मन से जिस तरह चाहे उस तरह पुलों को बना दें या टावर को खड़ा कर दें। उनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर या कुछ स्पेशल आकृतियां दी जाती हैं कि आप टावर को बनानी है तो इस तरह के बनाएंगे, पुल को बनाना है तो इस तरीके से बनाना जी। तो पुलों के जब भी आपने देखा होगा पुलों पे, तो पुलों के जो दीवारें होती उस पे कई प्रकार की आकृतियां बनी रहती है, कई प्रकार की आकृतियां बनी होती है। ये नहीं होता है कि एक ही पुले पे हर आकृतियां बनी रहती। आप अगर अलवर सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे पुलों पे कुछ और आकृतियां बनी रहती हैं। जयपुर में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे पुलों में कुछ और भी आकृतियां बने। कि इन आकृतियों का आपके लिए क्या सेंस है? क्या इंजीनियर इसी तरह बना देता है इसे शोभा बढ़ाने के लिए, या किसका कुछ दैनिक लाइफ से महत्वपूर्ण होता है? आप बताइए। सर मुझे तो लगता है कि उन लोगों को मतलब ऐसे ही वो बना देते हैं। मैंने आज तक तो कभी यही देखा है कि हाँ बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां बनाते हैं ताकि लोग मतलब उससे आकर्षित। आप बताइए। सर मैंने भी बहुत भवनों और पुलों को देखा है, तो उनकी आकृतियों को देखकर बस मुझे यही लगता है कि या तो उनकी उससे शोभा सुंदरता को निखारा जा रहा है, या फिर उसकी जो क्षमता है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको बरकरार रखने के लिए उन आकृतियों को दिया जाता है। सर मेरे हिसाब से सर उनका कुछ परिमाण और कुछ सोचते हैं सर, क्योंकि कोई भी चीज को जब हमें अस्थायी करना हो तो वो कुछ ज्यामिति का ही प्रयोग करके हम कुछ बनाते हैं। क्योंकि आपने अभी तक हमें जितना बताया और हम जितना आपसे सीखे हैं सर, उससे हमें इतना लगता है कि सर अगर कोई भी चीज बन रही है तो इसमें जरूर ज्यामिति का प्रयोग किया गया है, वरना इसे बनाना मेरे हिसाब से तो सर अभी मैंने जितना पढ़ा और आपने बताया सर, लगता है असंभव है। सर मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आकृतियां जो होती हैं वो सुंदरता तो देती हैं, मगर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस्तेमाल किया जाता है उनको ठोस करने के लिए, उनकी मजबूती देने के लिए। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनकी मजबूती के लिए ये आकृतियां दी जाती हैं। नहीं देखिए, हम बता रहे हैं कि जहाँ तक ज्यामिति हमारे दैनिक लाइफ में जो चीजें हैं, पुलों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले ज्यामिति आकृति जैसे हुआ के पास त्रिभुज, बहुभुज, स्वर्गांसम त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ये सारे चीजें आप पुलों की दीवारों पे बने देखते हैं। ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी योगदान करती हैं। ये आकृतियाँ पुल को अस्थायी एवं अधिक मात्रा में तनाव एवं भार को सहने योग्य बनाती हैं। जी सर। आपको भी पता होगा कि पुलों पे कितने टन के ट्रकें या कितने ओवरमाल आपको किया जाता है, कि ये सब चीजें उस पुल को भार सहने योग्य बनाई जाती है। जी सर। इसके अलावा हम भवन निर्माण में देखें कि ज्यामिति दो तरीके से अपना योगदान हमारे जीवन लाइफ में कर रही है। एक वो कह सकते हैं कि जो भवनों को संरचना या बनावट को अस्थायी बनाने में, दूसरी उसकी सुंदरता को बढ़ाने में। तो इस तरह पूरी कॉन्क्लूजन या पूरा निचोड़ ये निकल रहा है कि हम कह सकते हैं कि ज्यामिति संसार के बारे में सोचने एवं देखने का तरीका है, जो आज भी ज्यामिति प्रकृति, कला और संस्कृति में मौजूद है। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में ज्यामिति की और भी चीजें बताएंगे। जो यूक्लिड साहब ने 3 बिंदु की जिक्र किया था, बिंदु, रेखा और लाइन की, इसकी हम चर्चा अगले एपिसोड में आप लोग से करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जानवरों के शरीर पर धारियां, चकत्ते और चित्ती, इसे देख कर हम सबको याद आई ज्यामिति। बिल्डिंग, भवन या पुल का करना हो जब निर्माण, ज्यामिति के बिना सब अधूरे हैं। यही है गणित का कमाल। जी हाँ दोस्तों, तो आज हमने ज्यामिति के बारे में काफी कुछ सीखा। हमें उम्मीद है तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ज्यामिति क्या होती है, कहाँ इसका उपयोग होता है, क्यों हमारी जिंदगी में ज्यामिति जरूरी है। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईटी कॉलेज से गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील यादव, और उनके साथ में थे कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं
9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम तो